अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूसुफ मलिक गबोल प्रोग्राम कल, आज और कल के साथ हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में एक जायज़ा लेते हैं, तज्ज़िया करते हैं और इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ मेहमानों को दावत देते हैं। आज जिस मेहमान को हमने दावत दी है वो पाकिस्तान की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत है, सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, ख़ुद एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब इलाही बख्श सुमरो साहब से। मिस्टर सुमरो, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन आवर प्रोग्राम, वी आर ग्रेटफुल। माय प्लेजर। सुमरो साहब, जैसे हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान की माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में जायज़ा लेते हैं, आपका एक बड़ा वसी तजुर्बा है। आपकी फैमिली पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व रही है, पार्टीशन से पहले आप खुद सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं, आप स्पीकर रहे हैं नेशनल असेंबली के। क्या तवाज़ुन है पाकिस्तान की हाल का, सियासत का और माजी की सियासत का, और ख़ास तौर पे वो टाइम जब पार्टीशन नहीं हुआ था और आपके चचा इलाही बख्श सुमरो साहब, अल्लाह बख्श सुमरो साहब सिंध के वज़ीर आला थे। इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? हजूर, बात यह है कि चाचा, हम उसको चाचा बाबा कहते थे क्योंकि मेरे बाप से बड़ा था, उसको घर में हम चाचा बाबा कहते। चाचा बाबा was first elected as a member of the Legislative Council of Bombay because Sindh was a part of Bombay in 1922. So the family has been in politics from 1922. ये तो 1935 इंडिया एक्ट जब अंग्रेज़ों ने बनाया तो उसके बाद सिंध का सूबा बना और सिंधियों ने पहले ही से ही मांगा था कि भाई हमारे सूबे को क्यों आपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लगा दिया, हमें अलहदा करो। तो उन्होंने अलहदा करके बॉम्बे सिंध का एक सूबा बनाया और उसमें 3 उन्होंने सिंध के आदमी रखे कि एडवाइज़र करके कि भी आप सूबे की जितनी इंतज़ामिया होती है उनको ज़रा बनाएं। और इलेक्शन हुई थी 1937 के एंड में और मुसलमानों का रेशो हिंदुओं के साथ 2-1 था। 2 मुसलमान उन्होंने चुने, 1 हिंदू चुना। मुसलमान का नाम तो मुझे याद है, सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, सर शाहनवाज खान, और हिंदू मेरा ख्याल है हीरानंद नाम था मुझे, लेकिन मैं यकीनन नहीं कह सकता। शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो मरहूम ZAB के बाप। और इलेक्शन जब हुई, दोस्तों उस वक़्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिंध में नहीं थी, ये पर्सनल दोस्ती और पर्सनल नॉलेज था। हर एक का इन्फ्लुएंस और ताल्लुकात महदूद थे अपने डिस्ट्रिक्ट तक, अपने इलाकों में। हाँ, अपने इलाकों में। सर शाहनवाज खान लाड़काने से खड़ा हुआ और उनके ग्रुप का सर अपना हारून, अब्दुल्ला हारून कराची से खड़े हुए। और अजीब कुदरत हुई कि वो एक लीडर था, एक डिप्टी लीडर था, वो दोनों हार गए। अच्छा, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, सर शाहनवाज भुट्टो हार गया एक गैर इलाके के आदमी से, मौलाना सिंधी, अब्दुल मजीद सिंधी से। अच्छा, अब्दुल मजीद सिंधी से हार गया लाड़काने में, जो लाड़काने में कोई जानता भी नहीं था। क्यों हार गया मुझे उसका इल्म नहीं है। और गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह हार गया, मेरा ख्याल है आपके दादा से खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल, अब्दुल्ला हारून हार गया खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल से। जी हाँ, जी हाँ। तो वो दोनों लीडर और डिप्टी लीडर दोनों को इन ग्रुप का हार गए। तो फिर उन्होंने, अंग्रेज़ों ने सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह को कहा कि तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, 3 महीने के अंदर हमें मेजॉरिटी दिखाओ। 3 महीने के बाद जब उन्होंने
असेंबली बुलाई तो असेंबली में उसको मेजॉरिटी नहीं मिली, हार गया। उसके बाद मेरा मरहूम चाचा बाबा पहली बार इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हुए 1938 में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये इनका सफर कब तक रहा एज चीफ मिनिस्टर सिंध? ये चीफ मिनिस्टर सिंध रहा 1942 तक। बीच में 1-2 महीने की इंटरप्शन होती थी क्योंकि वो बड़ा इंडिपेंडेंट आदमी था, वो अंग्रेज नहीं चाहते थे उसे। उन्होंने 42 में एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर जितने भी ओहदे थे अंग्रेज़ों के, OBE, खान बहादुर वगैरह, वो उसने सरेंडर किया। उसने कहा कि उसकी वजह उन्होंने यही बताई, गवर्नर ने बुलाया कि क्यों सरेंडर कर रहे हो, ये तो बड़ी अहमियत के है। उन्होंने कहा जी एक तरफ हम कहते हैं कि हमें आज़ाद करो अपने बादशाही से, अंग्रेज़ों के बादशाही से, एक तरफ आज़ादी मांगते हैं, दूसरी तरफ उनके ओहदे, लेकिन ये दोनों साथ में तुम्हारे आका होने का ठप्पा लगाया अपने नाम के आगे। ये नहीं है। कहते फिर उसको कोई आपको जुर्माना होगा। कहते फिर जुर्माना हो तो हो, जुर्माना सही। हाँ, फिर उन्होंने उसको डिसमिस किया एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को डिसमिस किया गवर्नर ने। और अभी जो है किताब है उसमें मिलता है, उसने लिखा गवर्नर साहब ने वाइसरा को कि मेरे चीफ मिनिस्टर ने ओहदे छोड़े, मुझे इजाज़त दो तो मैं उसको डिसमिस करूं। उसने कहा ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि अगर कोई हमारा ओहदा छोड़े तो उसको सज़ा दी जाए? उसने कहा ऐसा कोई कानून नहीं। कहते हैं जो कानून के इदारे में चीज़ ना हो वो मेरे पास रेफर ना किया करो, ये तुम्हारा सूबा जो चाहे तुम करो। आई विल नॉट क्वेश्चन व्हाट यू डू इन योर प्रोविंस। ओके। तो उसने फिर गवर्नर ने उसको इजाज़त समझा और उसको डिसमिस किया। डिसमिस के बाद उस वक़्त मार्शल लॉ चल रहा था सिंध में। मार्शल लॉ क्यों था कि हुरों ने एक ट्रेन डिरेल की और कोई भी ट्रेन रात को ट्रैवल नहीं करती थी सिंध में, और जो भी ट्रैवल करती थी उससे आगे पहले इंजन होती थी टू गार्ड इट। मार्शल लॉ था और वो हुरों की मूवमेंट थी। फिर वो यहाँ पे मेरे चचा के जो दुश्मन थे उन्होंने ये ज़रा फैलाया कि इसने मरहूम पीर पगारों को इसने सज़ा दिलवाई, इसके लिए इसको मारना चाहिए। हत्ता कि वो उसको जिसने भी ट्राई किया वो मार्शल लॉ कोर्ट थी, तो आर्मी की कोर्ट थी। प्रेसिडेंट पीर साहब के वालिद साहब, प्रेसिडेंट पीर साहब के वालिद। और अब तक इंक्लूडिंग पीर साहब किसको पता नहीं है कि उसको कहाँ दफन किया गया है। अंग्रेजों ने ट्राई किया और अंग्रेजों ने ट्राई किया, अंग्रेजों ने जो किया बॉडी के साथ वो जानते। ये तो एक बात समझ में आई कि वो रूलर्स थे, हम रूल थे। उन्होंने मार्शल लॉ लगाया लोकल पब्लिक को लगाम देने के लिए। जो यहाँ के लीडर्स थे जैसे कि पीर साहब पगाड़ा को उन्होंने मार दिया। ये सिलसिला इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा। ये कि हमने इन्हीं आकाओं से सीखा है मार्शल लॉ लगाना और लीडरों को फांसी देना और मारना। नहीं जी, देखे ना उस मार्शल लॉ में और सब्सिक्वेंट मार्शल लॉ में बड़ा फ़र्क है। उस मार्शल लॉ की उनको ज़रूरत पड़ी बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली दे कुड नॉट रन सिंध। मरहूम पीर पगारो बड़ी हैसियत थी, उन्होंने मार्शल लॉ, अंग्रेज़ मार्शल लॉ लगाए। देखे ना इस वक्त तो मुसलमान हम पाकिस्तान लगाता है ना मार्शल, उस वक्त अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लगाया जो डेमोक्रेसी की बात है। उनका मार्शल लॉ लगाना और था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली ये समझा कि हुर उनके कब्जे में नहीं आते हैं। फिर उन्होंने कैंप्स कायम की जहाँ पे भी हुर की सेटलमेंट थी, उनके नाम लिए और उनके पाबंदी लगा दी कि जो भी यहाँ रहते हैं हर रोज़ आके अपनी हाज़िरी यहाँ देंगे। अच्छा, उस वक़्त वो बहुत उन्होंने पीर साहब का, मरहूम पीर साहब का बहुत असर था, हुरों का उस वक़्त बहुत ताकत थी और असर था। उस असर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। GM सैयद साहब का क्या रोल रहा है सिंध के अंदर? अच्छा, GM सैयद का साहब ने मुस्लिम लीग को कायम किया सिंध में। मुझे याद है
कि एक दफ़ा मैं मुझे शौक़ था इधर उधर जाने का। मैं सिंध असेंबली में गया तो मैंने देखा चाचा मरहूम और मरहूम GM सैयद साहब आपस में ऐसे लड़ रहे थे जैसे दो दुश्मन लड़ रहे हैं। फिर मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा उनका हाथों में हाथ था, हंसते फिरते जा रहे थे। तो मैं जब चाचा के ऑफिस में आया, मैंने कहा चाचा मुझे ये बताओ, अंदर तो आप लड़ रहे थे, बाहर आप हंसते हैं, हाथों में हाथ, क्या बात है? कहते बेटा हमारी जो लड़ाई है वो 4 दीवार के अंदर है, ना उसने मेरे कोई दुश्मनी की है ना मैंने उसके साथ दुश्मनी की है। ये तो ये कानून है कि जो आप जो वो लीडर अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ द हाउस हूँ। ये उस जमाने का था। ये तो खैर अब वो कमिंग टू यू मार्शल लॉ, पहला मार्शल लॉ जो लगा पाकिस्तान में, वो जो मार्शल लॉ था वो हिंदुस्तान में था, अंग्रेज़ों ने लगाया था और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए लगा। पहला मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में 1958 अक्टूबर में। अक्टूबर हुआ, ये मेरा ख्याल है अक्टूबर ही होगा। 58 में था 12। अच्छा, वो इसके लिए कि एक आइन बना था जो गवर्नमेंट थी, 64 में आइन बना, उसमें सारे ताकत गवर्नमेंट ने अपने पास रखे और उस वक़्त प्रेसिडेंट था सिकंदर मिर्ज़ा मेरा ख्याल। 56 में 50 से, हाँ, उन्होंने आइन बना। उसने कहा भाई अगर ये तो बना तो फिर तो प्रेसिडेंट भी मैं नहीं रहूँगा। उन्होंने आर्मी को उकसाया कि भाई आप टेक ओवर करें। वो मेरा ख्याल है अयूब वॉज रिलक्टेंट। ओके, क्यों? फिर अमेरिकनों ने देखा कि कम्युनिज्म इज एक्सपेंडिंग, क्योंकि उस ज़माने में 50s में चाइना भी कम्युनिज्म में चली गई सारी जी। उन्होंने कहा ये अगर चाइना भी गई है और पाकिस्तान में तो कम्युनिज्म का हेड नहीं है कोई भी, हिंदुस्तान में कम्युनिज्म का ब्लॉक था, बिल्कुल था, ये सारे एशिया में कहीं कम्युनिज्म न फैल जाए तो हम पाकिस्तान को कवर कर लें। उन्होंने इनकरेज किया सिकंदर मिर्ज़ा को, और ये मेरी अपनी सोच है, और अयूब खान को कि भाई तुम मार्शल लॉ लगाओ और गेट रिड ऑफ एवरीबडी। और उन्होंने मार्शल लॉ लगाया इस ख्याल से कि हम सारे कम्युनिज्म को कंट्रोल करेंगे। अगर आप देखेंगे तो जितने भी पैक्ट बने, पहले बगदाद पैक्ट, फिर सेंटो पैक्ट, फिर सिएटो पैक्ट, ये अयूब साहब के ज़माने में बने। वो फिर एक दौर शुरू हो गया जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन का गोल्डन दौर था। हाँ, और अमेरिका ने बहुत मदद की। फिर पाकिस्तान में 5 ईयर प्लान बनने लग गए अयूब खान के दौर में, आपको याद होगा 5 ईयर प्लान बनता था और अमेरिकन एड आती थी, वो द फेमस हैंडशेक हर चीज़ के ऊपर लगा हुआ होता था। तो अमेरिका ने उस टाइम पर ये नोट किया कि कम्युनिज्म यहाँ ना आए, वो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक जो हमारी पोजीशनिंग है वो उसको सिक्योर करना चाहते थे। बेसिकली उनको चाइनीज थ्रेट, अब भी वही परसेप्शन है उनकी जो पहले थी, अब भी उनकी इंटरफेरेंस इसी वजह से होती है। और मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कहना कि अब भी जो भी यहाँ टेक ओवर्स हुए हैं उनके अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। क्या ख्याल है आपका? अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व है, अमेरिकन खुद इन्वॉल्व हैं। अयूब को लाने में उनका हाथ था। फिर जब देखा कि अयूब इज गेटिंग अनपॉपुलर, लेट अस गेट समबडी इन हिज रिप्लेसमेंट, और उनको और कोई नहीं सोचा, फिर भी आर्मी का लाए याया साहब को। लेकिन कुदरतन उस दौर में हमें भुट्टो साहब जैसा काबिल आदमी मिला। ही वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल, आई न्यू हिम पर्सनली, ही वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल। वो आ गया और उसने, उनकी दोस्ती थी, उस जमाने में था जनरल GMM पीरजादा आर्मी में। वो बॉम्बे से आया था, उनके ताल्लुकात थे, वो उनके मदद से लेके उन्होंने यहाँ पे एंट्री की पॉलिटिक्स में। और फिर मुझे ये याद है कि भुट्टो साहब को जब हटाया जाता था तो उसने कहा देखो इस मुल्क में डॉलर मिलता है, रुपया नहीं मिलता है, ये मुझे अमेरिकन हटा रहे हैं। वो जब पार्लियामेंट के स्पीच मुझे अमेरिकन हटा रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि भुट्टो साहब लायक और काबिल आदमी है,